अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम दो अहम खबरें डिस्कस करेंगे। पहले तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के अंदर, जहां पे हमने कराची यूनिवर्सिटी में देखा कि एक वैन को निशाना बनाया गया। एक खातून खुदकुश हमलावर ने ये हमला किया जिसकी CCTV भी सामने आ चुकी है। बहुत अफसोस की बात है कि चाइनीज़ पे अटैक किया गया। बज़ाहिर यही लगता है कि टारगेटेड सुसाइड अटैक था और जिस डिपार्टमेंट के सामने किया गया वहाँ पे चाइनीज़ सिखाई जाती है और जिन टीचर्स पे किया गया वो भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो चाइनीज़ डिपार्टमेंट को हेड करते थे, प्रॉबेबली चाइनीज़ पढ़ाते भी थे। ये वाक़यात अब क्यों हो रहे हैं? कुछ अर्से पहले भी ऐसा के वाक़यात हुए और कराची के अंदर इंतहाई सिक्योर एरिया के अंदर ऐसा वाक़या पेश आना कितना अलार्मिंग है और हुकूमत अब इस हवाले से क्या इक़दाम करेगी। आज के प्रोग्राम में PTI फंडिंग केस के हवाले से भी बात करेंगे, जिसमें फ़ैसला 30 रोज़ में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। अब PTI की क्या सियासी स्ट्रैटेजी होगी ECP के सामने एहतजाज के अलावा? क्या हम भी देखेंगे कि इस फैसले में कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जो कि PTI के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में कदीर राना मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची सच TV, और अब्दुल्ला गुल दिफाई तज्ज़िया निगार भी जो प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। कदीर, पहले आप मुझे बताइएगा कि अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं और अपडेट क्या है? देखिए, ये जो धमाका हुआ था, खुदकुश धमाका, इसको बिल्कुल तस्दीक कर दी है हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि ये खुदकुश धमाका था और एक खातून ने ये धमाका किया है। उसकी CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें उस खातून को बिल्कुल पहले वो रेकी की गई थी बाकायदगी के साथ। किस वक्त की आती है, पहले जब वो वैन को आते हुए दिखाया जाता है और वो उसके इंतजार में खड़ी होती है एक मोड़ के ऊपर। जामा कराची की एक सड़क है, तो जब वो जैसे ही वो मोड़ पे स्लो होती है गाड़ी, तो वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेती है इस तरह से। और इसकी तस्दीक जो है, जो CDD के इंचार्ज हैं राजा उमर खिताब, उन्होंने भी कहा है कि ये जो खातून है हमलावर जिसने खुदकुश हमला किया है, और इसमें 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इसकी तस्दीक भी तमाम इदारों की जानिब से कर दी गई है। 3 अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं इस वाक़े के अंदर, और वैन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जल गई है, उसमें कुछ नहीं बचा है। तो उनकी डेड बॉडीज की भी जो है अब क्योंकि वो झुलस गई है बुरी तरह से, उनकी शनाख्त का अमल जारी है मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर। और दूसरा, तहकीकात के हवाले से जो ये कितना मवाद था, किस तरह से किया गया, इस हवाले से ये इदारों का कहना है कि ये जो है इसकी जिम्मेदारी एक कलदम दहशतगर्द तंजीम है, उसने कबूल की है, बाकायदा खातून की तस्वीर जारी की। अच्छा कदीर, ये बताएगा कि क्योंकि हमारा खुद भी ताल्लुक रहा है कराची यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे जो रेंजर्स के आने जाने का सिलसिला बड़ा फ्रीक्वेंट होता है और बल्कि उस पूरे रीजन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी रेंजर्स पे ही आती है, तो वो तो बड़ा बाज़ाहिर सिक्योर्ड एरिया है। वहाँ पे ऐसा वाक़या होने पे अथॉरिटीज़ का क्या रिएक्शन है? देखें, आज इस हवाले से हमने पूछा भी सिक्योरिटी इदारों के जो अफसरान थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि इसको सिक्योरिटी लैप्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जामा कराची में खवातीन काफ़ी तादाद में आती हैं और खवातीन की चेकिंग जो है थोड़ा सा कोई कम भी चेक किया जाता है, तो इस वजह से इसको कोई ज़्यादा सिक्योरिटी लैप्स नहीं कहा जा सकता। वो जो खातून थी खुदकुश हमलावर, वो जो है बुरके के अंदर जो है आई थी और उसने अपने आप को ये फाड़ा है। बहरहाल हमारे इदारे जो है चुकन्ना है, हमारी जो बात हुई है और जल्द ही इसकी जो इसके क्या कराची यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया? जी बिल्कुल, इसके बाद से जो है जब से ये धमाका हुआ है, सिक्योरिटी तो पहले भी जैसे आपने कहा कि रेंजर्स मतलब वहाँ पर मौजूद होती है, सिक्योरिटी तो हमेशा रहती है जामा कराची के अंदर, लेकिन फिर भी ऐसा वाक़या पेश आना और वो भी चाइनीज़ बज़ाहिर चाइनीज़ पे टारगेटेड अटैक किया गया। अब्दुल्ला, आप मुझे बताइएगा कि एक जमात की तरफ से, एक ग्रुप की तरफ से जिम्मेदारी भी कबूल की गई है, फिर खुदकुश फीमेल अटैकर का सामने आना, ये तो बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। चाइनीज़ को अटैक करना, टीचर्स को अटैक करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है, ज़ाहिर है चाइना के साथ हमारी एक बरादराना ताल्लुकात हैं और वो हमें आयरन ब्रदर्स कहते हैं, आहनी भाई। तो ज़ाहिर है इसकी वजह से बहुत सारे मुल्कों को तशवीश लाक है और
और पाकिस्तान के दुश्मन बिलखसूस हिंदुस्तान जो है वो आपको मालूम है चाइना के साथ उनके कोई मरासिम अच्छे नहीं है। अक्साई चीन के ऊपर और इसी तरीके से जो लद्दाख के अंदर मामलात हुए हैं हालिया, तो जाहिर है ये कोई पहला वाक़या जो है वो चाइनीज़ के खिलाफ पेश नहीं आया। इससे पहले कबल आपको चाइनीज़ कॉन्सुलेट का वाक़या याद होगा कराची के अंदर, जो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर किया गया था, और इसके डांडे जो हैं वो यकीनन भारत से तो मिलते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से ख़वातीन दहशतगर्दों के हवाले से पहले ही अलर्ट जारी हुआ था। इससे एक बात ये साबित होती है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको ये ज़रूर इंफॉर्मेशन आ गई थी कि इसमें कहीं ना कहीं ख़वातीन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की एक बिगड़ती हुई सूरत हाल है। अफगानिस्तान के अंदर हालिया जो हमने पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो हालात देखे, जिसके अंदर हमारे मुतअद्दिद अफसरान और जवान जो है वो शहादत उन्होंने नोश की, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी रद्द अमल देखने में आया, तो ये उसको भी आप लिंक कर सकते हैं। क्योंकि बहरहाल हमें मालूम है कि कराची एक बहुत बड़ा एक गुंजान आबाद शहर है और जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है, और उसकी सिक्योरिटी के जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं। सिर्फ दरवाजे के ऊपर रेंजर खड़ा हो जाना मेरे ख्याल है इससे कोई हासिल नहीं होगा, और सिक्योरिटी डबल क्या ट्रिपल भी कर दें तब भी ऐसे वाक़यात को आप सिर्फ तब रोक सकते हैं क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल एक जंग है और एक सुपीरियर आइडियोलॉजी ही इसको काउंटर कर सकती है। तो एक आपको मजबूत बयानिया जो है वो सामने आना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुल्क में सियासी सूरत हाल को देखें तो वो इंतशार का शिकार है, और मुल्क के अंदर जब भी इंतशार होगा किसी भी मुल्क के अंदर दुश्मन उसका फायदा जरूर उठाएगा। पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो भारत से नहीं बल्कि इसराइल को हम भूल जाते हैं, क्योंकि इसराइल के बहुत सारे जो मफादात हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और जब नरेंद्र मोदी दौरे पे गए थे इसराइल के, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह कश्मीर पे उन्होंने वही फार्मूला अपनाया जो उन्होंने जो है वो गजा के ऊपर अपनाया था, और वहाँ फिर आबादियाती नक्शा भी जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया कश्मीर का, जिस तरह उन्होंने वहाँ किया। दहशतगर्दी एक पुराना जो है वो टूल है भारत का, और भारत के मेजर गौरव जो हैं वो बड़ा रिकॉर्ड पे कह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि कुलभूषण यादव जो है वो तो एक आदमी था, ऐसे कई कुलभूषण यादव पाकिस्तान में फिर रहे। आप क्यों भूल जाती हैं कि वो सिक्योरिटी के जो लोग जिन्होंने उनको पकड़ा था उन्होंने स्लीपर सेल्स का जिक्र किया था, और स्लीपर सेल्स जो हैं वो कहाँ हैं? इसी तरीके से कराची के अंदर जो है वो जो तकरीबन 22 कंटेनर असला जो था जो कि नेटो के ट्रकों में आता था और नेटो के कंटेनर्स में आता था, और वो वहां से गायब हो गया, और जिसका बकायदा ये जब ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, मुझे इस वक्त साबिक सेक्रेटरी ECP अफजल खान साहब ने ज्वाइन किया। अफजल खान साहब, आपको क्या लगता है कि 2013 में भी CAC के चीफ के खिलाफ, सरदार रज़ा के खिलाफ इमरान खान ने जो बातें की, बाद में उन पर तौहीन अदालत भी लगी और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, आपको लगता है कि अभी भी ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है? बिल्कुल भी नहीं, और ये जो आपकी पिछली इतलात हैं वो भी इस तरह की सही नहीं है। अब की हालात और उस वक्त के हालात में, और उस वक्त जो इलेक्शन थे वो सरदार रजा ने नहीं 2013 में कराए थे, उसका फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने कराए थे, और उसमें यकीनन बहुत धांधली हुई थी। उसको वो पीपल्स पार्टी की जो जरदारी साहब थे उन्होंने भी इसको कहा था कि ये आरोज के इलेक्शन है, और उसमें कोई शक नहीं था, वो आरोज के इलेक्शन ही थे। जो प्रेसिडेंट उस वक्त के जरदारी साहब थे उसकी उस वक्त की बात भी सही थी, और आज भी वो इस बात पे कायम और दायम है।
और उसके बारे में ऐसी जो कंटेम्प्ट की आपने बात की, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और अब मौजूदा हालात में अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है तो मुझे बताएं, मैं जो गलत बात होती है उसको गलत ही कहता हूं, और जो सही होती है फिर उसको सही कहने की भी अल्लाह ने जरूरत दी है। जी अफजल साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई का अब ये भी मुतालबा है कि जो बाकी जमातें हैं अगर उन पे ममनुआ फंडिंग के मामला हैं तो उनकी समाअत भी डेली बेस पे होनी चाहिए। ये जो फ़र्क है, जब PMLN पीपल्स पार्टी थे ऑपोजिशन में तो वो इलेक्शन कमीशन के बाहर नजर आए, अब पीटीआई इलेक्शन कमीशन के बाहर है, तो ये जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से डीलिंग है इलेक्शन कमीशन की, ये किस तरह से ट्रांसपेरेंट हो सकती है और इसमें किस तरह से तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है बाकी जमातों को लेकर भी? बतूल राजपूत, ये मैं आपको आपके लिए और सामीन के और नाजरीन की समझ के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि फंडिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज सारी दुनिया में करती हैं। ममनुआ फंडिंग उसको कहते हैं जो आप दुश्मन मुल्क से लें, और दुश्मन मुल्क के मतलब है कि जैसे आप ट्रेडरशिप करते हैं, गद्दारी करते हैं। और उस सिलसिले में मैं आपको याद दिला दूं, आपका चूंकि मीडिया से ताल्लुक है, कि एक BBC की स्टोरी आई थी जिसमें बताया था कोई जो MQM के अनवर और वगैरह थे, अनवर खान थे या मोहम्मद अनवर थे, उन लोगों ने रॉ से फंड्स ली थी। वो फंडिंग जो थी उसको ममनुआ फंडिंग कहते हैं। लेकिन ममनुआ फंडिंग के बारे में भी जब रेफरेंस गवर्नमेंट ऑफ द डे करती है कि जी ये इन्होंने ये राह से पैसे लिए, अच्छा, और वो ऐसी स्टोरी थी कि आज तक MQM ने उसको कंट्राडिक्ट भी नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि MQM हम हर हुकूमत के साथ इत्तेहादी रहती है, तो उसके खिलाफ इन्होंने तो उसको कहते हैं। और दूसरा एक चीज और याद रखें कि आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी भी सियासी जमात को ममनू नहीं किया गया था, या वो वहां से सिवाय एक जमात के ANP के। ANP भी आज भी इस हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन उसका नाम NAP है। वो पहले NAP था, आज ANP। तो कहने का मतलब यह है कि, और ये चीज आप एक और चीज याद रखें, पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में सिर्फ 2 जमातें हैं जिनका जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है वो सबसे बेहतरीन है। हो सकते हैं फरिश्ते कोई ना हो, लेकिन वो 2 जमात इस्लामी है और एक PTI है जिनके पास मुकम्मल। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं इलेक्शन कमीशन में रहा, मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उनका फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। मुझे एक सवाल करने का मौका दें अफजल खान साहब, अगर आप सही कह रहे हैं तो फिर अकबर एस बाबर PTI के बानी अरकान में थे, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर आवाज़ उठाई 2011 में, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ये एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और उसको चेक करें, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में गए। तो PTI रिलक्टेंट तो रही है इस नहीं, मेरी बात सुने। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी होती है, उसकी इतनी, और ये हो नहीं सकता कि उसमें गलत लोग ना हो, 1 हो 2 हो 10 हो। हर इदारे में गलत लोग, खराब लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि कोई भी बंदा जो अक्लमंद बंदा होता है वो अपनी घर की गंदगी, हमारे अपने घरों में अगर कोई खराबी होती है तो हम उसको चौक पे नहीं धोते, कोशिश होती है कि घर के अंदर ही उसकी सफाई हो। और वो जो बंदा अकबर एस बाबर है, उसके साथ मैंने टीवी प्रोग्राम्स किए और मैंने उसे देखा, और बल्कि ये मुझे एक वो याद है कि उसमें उसने कहा कि अच्छा आप बताएं कि कहाँ पे, उसने कोई चंद $100 बताया कि जी ये एक यहूदी फर्म ने दिए, दानियाल अजीज ने। तो उसने कहा कि, और मैं आपको बता दूं कि फिर बाद में पता चला कि उस ज्यूज की फर्म में पाकिस्तानी जो काम करते हैं उन्होंने पैसे दिए थे। और अगर देखें, अगर कोई ऐसी ममनुआ फंडिंग होती है तो उसको, उस फंड को हुकूमत जब्त कर देती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए कि पर क्या अगर ऐसा हो तो आपकी कोई भी बड़ी जमात है उसमें मोदी जो है उसमें पैसे जमा करवा दे, तो उसके बाद पता चले कि जी मोदी ने पैसे जमा कराए हैं तो आपने उसकी पार्टी को खत्म कर दिया। थोड़ा बताइएगा कि जब ये मामला इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में गए तो फिर क्या बात सामने आई? बात यह है कि अगर उसमें हकीकत होती, अगर उसमें वजन होता तो इसके ऊपर अमल हो चुका होता। इसमें कोई हकीकत आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी। तो जब ट्राइब्यूनल ने कहा कि 30 दिन में फैसला सुनाएंगे तो फिर PTI को क्या मसला हो गया? PTI का मसला तो PTI से पूछे, लेकिन अगर मैं वहां पे हूं तो मैं कहूंगा कि जितनी बड़ी पार्टीज हैं उन सबको मैं चेक करूंगा। इसलिए कि देखो, एक सिलेक्टिव वो नहीं होती। अभी फरकिया पेमरा जो है आपके टीवी स्टेशन में से किसी, लेकिन PTI तो अपने लिए आंसरेबल है ना, बाकी 17 जमातों के लिए तो आंसरेबल नहीं है।
मेरी बाकी जमातें आंसरेबल नहीं है, जो 30 साल हुकूमत में रही वो आंसरेबल नहीं है, और पीटीआई आंसरेबल है, तीनों आंसरेबल अपनी है। जमात को लेकर आंसरेबल है ना सर? तीनों आंसरेबल हैं, बल्कि 16 जमातें जो हैं जो पार्लियामेंट के अंदर है, उन तमाम के फाइनेंसेस चेक होने चाहिए। अच्छा, अब आपको लग क्या रहा है होगा क्या? क्योंकि मैं आपसे एक क्लॉज शेयर करना चाह रही हूँ सर, बस जस्ट गिव मी अ मिनट। इलेक्शन आपने जो मेरे ख्याल में पूछना था वो ये पूछना था कि आज जो लोगों ने वहां पे एहतजाज किया, ये भी अनप्रेसिडेंटेड एहतजाज है कि जी उन्होंने देखो, कानून ये है कि अगर जैसे कि ये जो डीनोटिफाई करना होता है, बात यह है कि कानून ये बना हुआ है कि अगर तुम्हारी पार्टी का कोई बंदा मेरी तरफ आ जाएगा तो वो आप उसको डीनोटिफाई करने के लिए आप इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे और इलेक्शन कमीशन उसको डीनोटिफाई कर देगा। अब पिछले 2 हफ्तों से लोगों ने उनको लिखा हुआ है कि जी ये हमारे लोग थे, इन्होंने जैसे बिल्कुल अच्छा, और इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती कि अदालत ये डिस्कशन है कि जी एक बंदा एक खातून को कि जी ये इसने मेरे साथ बेवफाई की है तो मैं इसको डाइवोर्स देता हूं, और वो आपको जज ये कहे कि नहीं आप उसको डाइवोर्स नहीं कर सकते। इसलिए कि देखिए ये म्यूचुअल होता है, खुला भी और डाइवोर्स भी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में जिस सियासी जमात में आप होते हैं उसी को आपने वोट देना होता है क्रूशल जगह पे। अगर वो आप नहीं देते और वो साबित हो जाता है कि आप अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ गए हैं, तो पार्लिमानी पार्टी का लीडर लिखेगा स्पीकर को, स्पीकर लिखेगा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उसी दिन उसको डी नोटिफाई कर देगा। अभी जो आज मुजाहरा हुआ है पूरे पाकिस्तान में वो इस बात पे हुआ है कि आपके पास ये चीज पड़ी हुई है, आप उसमें क्या रिसर्च करना है, इसमें रिसर्च की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। स्क्रूटनी कमेटी ने कहा है ना कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं है, तो मामला फिर रुक गया है। नहीं तो ये कैसे काबिल तस्दीक नहीं है? उन्होंने पार्लियामेंट में एक पार्टी के देखिए एक बंदे की बीवी है, वो अपनी बीवी उसके खिलाफ चली गई है, वो और बांगे दोहल चली गई है। थोड़ी आसान मिसालें दे रही हैं, ममनुआ फंडिंग में मियां बीवी के मामलात रेलेवेंस मुझे समझ में नहीं आ रही। नहीं, ये मैं तुम्हें 2 चीजें बता रहा हूँ, एक तो फंडिंग की बात मैं बता रहा हूँ, और दूसरे जो आज मुजाहरे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में वो इस चीज पे, ममनुआ फंडिंग पे नहीं हुए, वो इस चीज पे हुए हैं कि वो जो उन्होंने अपने 25 जो उनके MPA थे उनके कागजात उनको जमा कराए कि इनको डी नोटिफाई करें, आज तक उसकी वो नोटिफिकेशन नहीं हुई। वो आज के मुजाहरे उस बात में हुए, और वो प्रोटेस्ट उनका हक था, और जितना भी वो डिले करेंगे इस प्रोटेस्ट में इजाफा होगा, इसलिए कि उस डिले की इलेक्शन कमीशन के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या करें, क्योंकि आप तो जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पीटीआई के हक में जाते हैं। मैं पीटीआई के हक में नहीं, मैं जो हक होगा उसके हक में जाएंगे। मैंने सारी जिंदगी में किसी सियासी जमात को ना जाएंगे। साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की शिक 212 के मुताबिक और 204 से लेकर 2012 तक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और ये सब मिला के मुशर्रफ के दौर में शामिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि अगर ममनुआ ज़राए से हासिल होने वाली फंडिंग साबित हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को कलअदम भी करार दे सकता है, और वफाकी हुकूमत को रेफरेंस जाएगा, और फिर 15 रोज़ में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जमात ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? ये इसमें ज़्यादा ये तूल पकड़ेगा मामला, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा आने वाले हफ्तों में? ये आने वाले दिनों और घंटों में सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो गिलगित से लेकर कराची तक जो सब रूल करती है, एक अमेरिका उसके खिलाफ हो गया है। अब अगर आप भी उसके खिलाफ होंगे तो आपने लोगों को पहले मुतमईन करना होगा, इसलिए कि जमातें जो हैं वो बड़ी जमातें होती हैं जिनके साथ अवाम होती है, और जिनके साथ अवाम होती है उनको कोई आदमी इस तरीके से नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि ममनुआ फंडिंग वो थी जो रा करे CIA करे,
करे, मोसाद करे। तो रा की फंडिंग M2M के खिलाफ BBC की कमेंट्री थी और वो डॉक्यूमेंट्री थी, मैंने खुद भी देखी थी। उसका आज तक, ये आज से 15-20 साल हो गए, आज तक उसकी कंट्राडिक्शन भी नहीं आई। तो मतलब है कि वो थी। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या होता है? मेरी बात तो सुने जी। अगर M2M के खिलाफ कुछ हुआ हो जो उसको सारी दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि जो BBC की स्टोरी आई तो उसके बाद कंट्राडिक्शन नहीं आई। तो कंट्राडिक्शन नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये सही था। लेकिन वो जमात आज भी कायम और दायम है, तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करते और किसी और के खिलाफ करेंगे तो उसको कौन मानेगा? मैं हक की बात कर रहा हूँ बतूल, मैं किसी जो आपने फेवर की बात नहीं करता। आप जो मुआवजा कर रहे थे एक ऐसी जमात का जो सूबे तक थी, अब एक ऐसी जमात की बात हो रही है जिसने हुक्मरानी भी की, जिसके वजीर आजम भी रहे। तो मुझे अब ये बताएं कि अब ये जो PTI के वकील हैं शाह खावर साहब, वो तो इस बात पे जोर देते हैं अदालत में कि बाकी पार्टीज़ को भी उतना ही आंसरेबल होना चाहिए, और वो समझते हैं कि जितने शवायद स्क्रूटिनी कमेटी में उन्होंने दिए हैं उसी की बेस पे फैसला होना चाहिए। तो ये थोड़ा समझा दीजिए कि इसमें अब लॉफुली टेक्निकल ग्लिच क्या आ रहा है इसमें? इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। ये इन्फ्लुएंस किस्म के फैसले अगर किसी ने करने हैं, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में रा की फंडिंग अगर किसी जमात के लिए, और वो जमात पिछले 30 साल से हुकूमत में है, 85 के बाद से जब से M2M बनी है, कौन सी हुकूमत है कि जिसका वो हिस्सा नहीं थे? और हिस्सा हो या ना हो, ये इसमें वो जो ANP थी वो किसी जमात का, किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जब उसके खिलाफ उन्होंने किया, और वो भी आज वो पार्टी फिर मौजूद है, उसका बंदा भी। लेकिन मैं आखिर में आपसे ये फैसल बाडा का बयान शेयर करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हालिया हॉर्स रेडिंग के खिलाफ कुछ नहीं किया, और वो जो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई, अब वो मेरी PTI, वो मेरी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये इस तरह के बयान क्या? बिल्कुल बतूल, ये आप याद रखें कि आप मैच हो रहा है, दोनों तरफ से खिलाड़ी कोई फाउल करता है तो रेफरी का काम होता है कि वो विसल बजाए, और अगर कोई गलती, बहुत भयानक गलती करता है तो उसके लिए रेड कार्ड दिखाया जाता है, येलो कार्ड दिखाया जाता है, ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है। ग्रीन कार्ड पे वार्निंग होती है, येलो कार्ड पे उसके लिए उसको मैच से 5-10 मिनट के लिए बाहर निकाल देते हैं, और रेड कार्ड ये होता है कि उसको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो खिलाड़ी। तो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे है कि अगर किसी ने इतना बड़ा जुर्म है कि आप उसको रेड कार्ड दिखाएं तो आपके पास उसके शवाहिद सबूत ऐसे होने चाहिए कि उसको अंधा भी कबूल करे। और लेकिन अफजल साहब देखिए, PTI ने ये भी तो कहा ना कि अगर पार्टी के अंदर किसी ऐसे ज़राए से फंड्स आते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या मुल्क के कवानीन के खिलाफ नहीं है, तो वो जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर नहीं आती बल्कि उसके एजेंट पे आती है, जो लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इफ ही सेंडिंग मनी फ्रॉम समवेयर, लंदन से भेजा तो वहाँ के रजिस्टर्ड एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए तो स्क्रूटनी कमेटी के सवाल जायज़ है ना? इसके लिए तो मैं कहता हूं कि हर सवाल जायज है, खा वो सरे महल के बारे में हो, खा वो एवन फील्ड के जो महल हैं उनके मुताबिक के बारे में हो, या इनके फंडिंग के बारे में हो। लेकिन इनकी फंडिंग के बारे में मैं आपको ये बताता हूं कि एक आम पाकिस्तानी भी क्या समझता है और मैं टेक्निकली क्या समझता हूं। देखिए, आपकी जो फंडिंग आती है, जलजला होता है, कुछ भी आता है, आपने कभी पूछा कि यहूदी ने भेजे हैं कि ईसाई ने भेजे हैं? आप वो फंड्स ले लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी ने फंड्स भेजे हैं, अगर वो ममनुआ होंगे तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो जब्त हो जाएंगे। ये मैं आपको कानून की बात बताता हूँ, जो एतजाज एहसन की बात है। लेकिन आप इसके बिना पे किसी सियासी जमात को आप ये ख्यालस्तो महालस्तो जनू, ये आप ये सोच भी लेके ऐसा हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। सवाल का जवाब दें कि जिस वक्त ये मामला इलेक्शन कमीशन में था तो PTI खुद बार-बार जाके हुक्म इम्तनाई क्यों लेती थी? 6 दफा गए ये लोग अदालत में। 6 दफा जाए या 12 दफा जाए, आपको पता है कि जो इस वक्त आपकी जितनी गवर्नमेंट है वो कितनी दफा अदालत में जाती है? वो हर महीने में 2-2 दफा अदालत जाती है। उसके बावजूद कोई वजीर आजम है और कोई आपका वजीर दाखिला है और कोई और वज़रा है। बात यह है कि अदालत में जाना बुरी बात अगर होती तो ये लोग तो सारे अदालत मामलात को तूल क्यों दिया गया अफजल साहब? ये तो बिल्कुल साबित है कि मामलात को तूल तो दिया गया। किसी चीज में भी मामलात को अगर तूल दिया जाता है तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक के लिए नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये PTI के लिए है तो ठीक है। ये जो असूल है वो सबके ऊपर। और दूसरा ये कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। बात यह है कि जब आप
हक के साथ फैसले करते हैं, जस्टिस के साथ फैसले करते हैं, तो उसको जालिम और मजलूम दोनों कबूल करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं आपको समझाने के लिए कि मैं KPK में प्रोविंशियल चीफ था और वहां जितने बाई इलेक्शन हमने कराए वल्लाह किसी में भी लिटिगेशन भी नहीं हुई, इसलिए कि हम इंश्योर करते थे कि कोई ना हुकूमत का साइड वाला लाडला हो और ना अपोजिशन वाला डिसएडवांटेज पे हो। लेकिन तो जो स्टांस, मुझे आखिरी सवाल है आपसे अफजल साहब, जो PTI का स्टांस है कि रिजाइन कर देना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो उनको गैर जानिबदार कह रहे हैं। अब इलेक्शंस कैसे होंगे, शफाफ कैसे होंगे? आपने तो पहले ही सवाल उठा दिया है। बात यह है कि वो जानिबदार हैं, गैर जानिबदार अगर होते तो ये अभी इनके जितने फैसले हैं, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 2 साल 2.5 साल से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कभी उन्होंने पब्लिक या प्रेस को फेस किया है? अगर नहीं किया तो इसकी क्या वजह है? जब सोना पाक होता है तो आग से कोई बात नहीं होता। मीडिया के बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।